हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आज अपन पढ़ेंगे इम्पल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स? इम्पल्सिव फोर्स, है ना। तो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर कंजर्वेशन मोमेंटम, कंजर्वेशन सेंटर मास को हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पल्सिव फोर्स। क्या होता है इम्पल्सिव फोर्स? एक नज़र डाल ले सब बच्चों आराम से। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? ये इम्पल्सिव फोर्स देखो, इम्पल्सिव फोर्स जो होता है वो, है ना, यहाँ से देखते हैं इम्पल्सिव फोर्स। A force relatively higher magnitude and acting for the relatively shorter time is called the impulsive force। मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो जोर का झटका बहुत जल्दी से, इसी को हम क्या बोलते हैं? impulsive force। An impulsive force can change the momentum of a body in finite magnitude in a very short time of interval। जो impulsive force होता है वो बहुत जल्दी से मोमेंटम किसी भी बॉडी का चेंज कर सकता है। Magnitude is a very short time interval. Impulsive force is a relative impulsive force is a relative term. There is no clear boundary between an impulsive and a non-impulsive force। मतलब हम relative डिस्कस करेंगे। जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत हाई होगा उसको हम इम्पल्सिव फोर्स कर देंगे और जिसका कम होगा उसको हम क्या कर देंगे? नॉन इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ जाते हैं यहां से। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम अगली पीपीटी। तो बच्चों आपको समझ में आया इंपल्सिव फोर्स क्या होता है? मैं यहां शॉर्ट टर्म में लिख देता हूं। इंपल्सिव फोर्स क्या होता है? अ लार्ज फोर्स लार्ज फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, इसी को अपन क्या बोलते हैं? यानी कि बोलूं तो जोर का झटका, जोर का झटका बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? इम्पल्सिव फोर्स, यानी कि आवेगी बल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको अपन? आवेगी बल। हिंदी में बोलेंगे इसको बच्चों अपन आवेगी बल, आवेगी बल। ठीक है क्या? तो क्या होता है आवेगी बल? बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर आवेगी बल एक बहुत जोर का झटका, बहुत तेज, मतलब एक झापड़ मारने खींच के शड़ाक, तो क्या होगा? एक झटका लगेगा, फील आएगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंपल्सिव फोर्स, नथिंग मोर देन दैट। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब देखो, तो अगली पीपीटी देखो बच्चों, क्या है इंपल्सिव फोर्स? क्या है ये इंपल्सिव फोर्स? इस फोर्स की बात करते हैं। इंपल्सिव फोर्स क्या है? तो इंपल्सिव फोर्स क्या है बच्चों? दिख रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर नॉट इंपल्सिव। ये इंपल्सिव नहीं होंगे। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर ऑलवेज नॉन इंपल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्स इंपल्सिव फोर्स नहीं होता है, ध्यान रहे। स्प्रिंग फोर्स भी नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है, नॉन इंपल्सिव यानी कि अवेगी बल। कौन? mg और स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों कैसे हैं? नॉन इंपल्सिव, मतलब बहुत बहुत सुस्त फोर्स। कहते हैं अच्छा हम कौन है? इंपल्सिव, यानी कि हम कौन है? नॉन इंपल्सिव, हम चेंज नहीं होते हैं। इंपल्सिव समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? जिसे हम भी इंपल्सिव होते हैं। किसी के पापा इंपल्सिव होते हैं, किसी की मम्मी इंपल्सिव होती है। नहीं, पापा इंपल्सिव होते तो मतलब क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये डांट देते हैं बात बात में, दैट इज कॉल्ड द इंपल्सिव फादर। नॉन इंपल्सिव फादर यानी कि हमारी मम्मी, अगर दोनों इंपल्सिव तो खतरनाक लड़ाई होती है घर के अंदर, है ना। कोई एक इंपल्सिव होना चाहिए और एक और नॉन इंपल्सिव होना चाहिए। मतलब मम्मी चिल्ला रही पापा के ऊपर, हाँ तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, तुलिया डाल देते हो, जूते डाल देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो, तो पापा बिल्कुल शांत है, तो वो नॉन इंपल्सिव है। और जो बहुत ज़्यादा बोल रहा है दैट इज कॉल्ड द इंपल्सिव, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई है दिस इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स, और मैग्नीट्यूड इसका बहुत कम है दैट इज कॉल्ड नॉन इंपल्सिव फोर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स नॉन इंपल्सिव है, याद रखना है आप लोग। नॉर्मल टेंशन एंड फ्रिक्शन आर केस डिपेंडेंट, ये केस डिपेंडेंट है, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इंपल्सिव फोर्स कैन ओनली बी बैलेंस बाय अनदर इंपल्सिव फोर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट लाइन, आपको ध्यान रखना है। इंपल्सिव फोर्स केवल और केवल किससे बात करता है? इंपल्सिव। बोलेगा इंपल्सिव, तू इंपल्सिव फोर्स है क्या? आजा हमारी कैटेगरी में, तो बात करेंगे एक दूसरे से। नॉन इंपल्सिव है, कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर ये सोचो एक mg लग रहा है और एक इंपल्सिव फोर्स लग रहा है n और mg, तो भाई ये n का वैल्यू बहुत हाई है, तो यानी कि n बहुत बड़ा है किससे? mg से। तो इंपल्सिव फोर्स के सामने नॉन इंपल्सिव की कोई औकात नहीं होती है, दे आर नेग्लिजिबल फोर्सेस। कौन? नॉन इंपल्सिव।
ठीक है क्या? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहां पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इंपल्सिव फोर्स के, देखना ढंग से समझना। अब इंपल्सिव फोर्स, अगर इन केस ऑफ कॉलिजन, अगर इन दोनों के बीच में कॉलिजन हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कॉलिजन। मान लो इंपैक्ट हो गया, मान लेते हैं अपन इंपैक्ट हो गया। अगर इंपैक्ट हो गया तो क्या होगा? अगर मान लेते हैं अपन इंपैक्ट हो गया है, तो इंपैक्ट हो गया तो क्या होगा बच्चों? मान लो इन दोनों के बीच में इंपैक्ट हो गया है, कॉलिजन हो गया है। थोड़ा हल्का साइड में डिस्टेंस बना के मान रहा हूं, लेकिन मान लेना कि कॉलिजन हो चुका है। अगर कॉलिजन हुआ है तो इस पर फोर्स ये इधर ये इस पर लगाएगा इधर, और इस पर लगेगा इस तरफ, ठीक है? ठीक है, तो ये जो फोर्स यहां दिखा रखे हैं मैंने, ये वाले एन और ये एन फोर्स, ये दोनों फोर्स कैसे हैं? इंपल्सिव। टक्कर वाले फोर्स कैसे होंगे बच्चों? इंपल्सिव। अब ये वाली नॉर्मल रिएक्शन देखो, ये वाली नॉर्मल रिएक्शन, ये N1 किसको बैलेंस करेगी? mg को। और mg कैसा है? नॉन इंपल्सिव। तो N1 क्या होगा? नॉन इंपल्सिव। N1 क्या होगा? नॉन इंपल्सिव। और यहां N2 क्या होगा? M2g के बराबर। लेकिन तुम जानते हो M2g क्या है? नॉन इंपल्सिव। ये नॉन इंपल्सिव है, तो यहां पर N2 भी क्या होगा? नॉन इंपल्सिव। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं बोल सकता हूं N1 यहां पर नॉन इंपल्सिव है, N2 यहां पर नॉन इंपल्सिव, लेकिन N और N क्या है? तो यहां बता रखा है N1 इंपल्सिव। आपको N1 इंपल्सिव बोल रहा है, वो नहीं, गलत है। N1 इज नॉन इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव। N इज नॉन इंपल्सिव एंड N2 इज ऑल्सो द नॉन इंपल्सिव। ये दोनों नॉन इंपल्सिव है। बोथ नॉर्मल आर इंपल्सिव। ये जो दोनों नॉर्मल लग रही है, ये वाली नॉर्मल, ये दोनों क्या है? कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है। कॉलिजन होगा तो थप्पड़ का फील आएगा, झटके का फील आएगा, तो ये इंपल्सिव है। तो दोनों नॉर्मल रिएक्शन जो है हमारे, बोथ एन नॉर्मल रिएक्शंस आर इंपल्सिव। दोनों एन इंपल्सिव है और N1 और N2 नॉन इंपल्सिव है। क्लियर है क्या? जब भी सवाल में झटके का फील आए, किसका फील आए? झटके का। देख, जब ये टकराएंगे दोनों तो एक झटके का फील आएगा। हाँ, तो ये क्या है? नॉन इंपल्सिव। क्या झटके का? क्वेश्चन पढ़ के झटका नहीं, वो तो तुम्हें हमेशा आता है कि नहीं आता? क्वेश्चन पढ़ के झटका नहीं, कैसा झटका? फील आए झटके का, इंपल्सिव। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो यहां पर जब टक्कर होगी तो क्या है? इंपल्सिव। तो ये इंपल्सिव फोर्स है, कौन से? N और N। और N1 और N2 इंपल्सिव नहीं है। चलो आगे बढ़े। अब देखो यहां पर अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, ठीक है क्या? अब देखो ढंग से, आराम से मुझे बताना कौन कौन से इंपल्सिव, कौन कौन से इंपल्सिव नहीं है, ठीक है? जैसे कि देखो, अब अगर आप देखोगे तो अब ये ब्लॉक मूव कर रहा है, कैसे? मैं बताता हूँ, हल्का डायग्राम बना के। यहाँ पे ब्लॉक मूव कर रहा है आपका, ठीक है? ये ब्लॉक मूव कर रहा है। अपन ने मान लो इस तरह से एक प्लेन बना लिया जहाँ पर ये मूव कर रहा है, और हाँ, ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। इम्पैक्ट हुआ दोनों के बीच में। अब देखो, जो इम्पैक्ट हुआ है तो उसमें जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो कैसे आएगी बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन जो आएगी वो अलोंग द नॉर्मल आएगी। तो इस पर कैसे लगेगी? इस तरफ। और इस पर कैसे लगेगी? इस तरफ। ये दिखा रखा है इसने, है ना? ये M1 N1 N2 मान लो, ये NN मान लो आप इसको NN, या M1 M2 मान लो, ठीक है? जैसे उसने बाहर लिखा, ये M1 है और ये आपका क्या है? M2। ये NN मान लेते हैं अपन, जो भी मानना है तुमको मान लो यार, M1 और M2 मान लो। और यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है वो कितनी है आपकी? N1। और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लग रही है वो कितनी है? N2, ठीक है? और इसका mg कैसा लग रहा है? नीचे की ओर, M1g, और इसका नीचे लग रहा है M2g। यही है इसका BD। अब देखना, ये सुनो, ये ऐसे रखी हुई है और ऐसे आके मार रही है, तो इम्पैक्ट, तो ये दोनों M1 एंड M2 तो आपके इंपल्सिव होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो दोनों कैसे हैं? इंपल्सिव। दोनों कैसे हैं? ये इंपल्सिव, ठीक है? ओके, अब इस N1 की बात करते हैं और N2 की बात करते हैं। तो देखो, N1 को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका जो M लगा, उसका ये कौन सा कंपोनेंट होगा? M1x। और ये कौन सा कंपोनेंट होगा? M1y। इसका ये कौन सा कंपोनेंट होगा? M2x। और ये कौन सा कंपोनेंट होगा? M2y। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ से N1 को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ तो N1 क्या आएगा? M1y, M1, है ना? M1y प्लस M1y
बीच में मुझे यहाँ पे माइनस लेना चाहिए, हाँ, n1 प्लस, क्योंकि n1 ऊपर है, प्लस m1y इज इक्वल टू वॉट, mg। तो n1 जो आ गया वो आ गया आपका mg माइनस ऑफ m1 इंटू वाई, ठीक है। लेकिन जो ये m1y है ये ऊपर क्यों लग रहा है, तो यहाँ पर n1 जो होगा वो mg से डिसाइड होगा, mg ही डिसाइड करेगा, और mg कौन सा है, नॉन इम्पल्सिव। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा है, ये हो गया आपका नॉन इम्पल्सिव, और ये हो जाएगा आपका n2 इज इक्वल टू m2y प्लस m2g। तो इसका मतलब n2 आपका इम्पल्सिव हो जाएगा, और होना भी चाहिए क्योंकि इस पर इम्पल्स आगे पड़ेगी इस तरह से, तो ये इम्पल्सिव और ये नॉन इम्पल्सिव है, हाँ। तो आपका n2 हो गया, n1 हो गया नॉन इम्पल्सिव, और आपका n2 हो गया इम्पल्सिव, और ये दोनों m1 और m2 तो हमेशा ही इम्पल्सिव है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर, इफ द नॉर्मल बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज इम्पल्सिव देन द फ्रिक्शन बिटवीन द टू विल ऑल्सो बी इम्पल्सिव। अच्छा, ये थोड़ा पीछे वाले का ही रोल होना चाहिए ना, ये थोड़ा यहाँ गलत आ गया यहाँ पर, यहाँ ये पीछे वाले के लिए लिख रहा है बच्चों। अब देखो इसी को मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, हाँ, थोड़ा पिक्चराइजेशन गलत हो गया यहाँ पर ये पीछे वाले के लिए, मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ। ये ऐसा ही था हमारा डायग्राम पीछे वाला, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ऐसा ही डायग्राम था पीछे वाला, है ना। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये जो है, इस पर फ्रिक्शन कैसे लगेगा, अब इस पर m1 कैसे लगेगा, कुछ इस तरह से, ये m1 था और ये आपका m2। अब ये m2 किधर चलाएगा, इसको इस तरफ, और ये m1 किस तरफ चलाएगा, इस तरफ। तो ये इस तरफ चलेगा, इस पर फ्रिक्शन कैसे आएगा, पीछे की तरफ मान लो f1 है, और इस पर फ्रिक्शन कैसे आएगा पीछे की तरफ मान लो ये f2 है। तो f1 को कौन डिफाइन करेगा, म्यू इंटू n1, और f2 को कौन डिफाइन करेगा, म्यू इंटू n2। तो f1 तो आपका n1, और n1 कैसा है, नॉन इम्पल्सिव, और n2 कैसा है, इम्पल्सिव। इसका मतलब f1 आपका इम्पल्सिव नहीं होगा और f2 आपका, तो इफ द नॉर्मल बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इम्पल्सिव देन द फ्रिक्शन बिटवीन द टू विल ऑल्सो बी इम्पल्सिव। अब देखो ये तो अपन ने एक इम्पल्सिव फ्रिक्शन की कहानी लिखी है यहाँ पर, ये बच्चों आपने इम्पल्सिव फ्रिक्शन के लिए लिखा है, क्या लिखा है इम्पल्सिव फ्रिक्शन के लिए। अगर नॉर्मल इम्पल्सिव होगा तो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव होगा। अब इसको अपन एग्जामिन करें कुछ पिछले क्वेश्चन के लिए, तो इसका नॉर्मल इम्पल्सिव नहीं है तो फ्रिक्शन इम्पल्सिव नहीं होगा, इसका नॉर्मल इम्पल्सिव है तो इम्पल्सिव हो जाएगा, ठीक है क्या। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे यहां देख रहा है इन फिगर 2 फ्रिक्शन एट बोथ द सरफेसेस इम्पल्सिव, इन फिगर 2। अब देखो इस वाले फिगर में इन फिगर 2 फ्रिक्शन एट बोथ द सरफेसेस आर इम्पल्सिव जैसे कि मैं यहां दिखाऊं ये एक्चुअली थोड़ा डायग्राम गलत बना रखा है इसने, है ना, ये गलत हो गया है। इम्पल्सिव फ्रिक्शन इन फिगर 2 फ्रिक्शन एट बोथ द सरफेसेस इम्पल्सिव, गलत है। यहां पर तो फ्रिक्शन आपकी कैसी होगी, पीछे की तरफ, और ये F1 कैसी होगी आपकी, नॉन इम्पल्सिव, और यहां फ्रिक्शन कैसी होगी, इम्पल्सिव, F2, क्योंकि F2 को कौन डिफाइन करेगा, म्यू इंटू N2। तो N2 क्या हो जाएगी आपकी, इम्पल्सिव, और इसलिए F2 क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव। क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है आगे देखते हैं। इम्पल्सिव टेंशन, है ना, इम्पल्सिव टेंशन। अब इसको देखो आप, तो अगर इम्पल्सिव टेंशन की बात करूंगा मैं, तो व्हेन स्ट्रिंग जर्क इक्वल एंड अपोजिट टेंशंस एक्ट सडनली एट ईच एंड कॉन्सिक्यूटिवली इक्वल एंड अपोजिट इम्पल्सेस एक्ट ऑन द बॉडीज विद द स्ट्रिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्या कह रहा है सुनो, अगर मान लो कोई बॉडी हमारी कनेक्टेड है ऐसे, व्हेन ए स्ट्रिंग जर्क इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो हमारे अगर इसको झटका दिया जाए तो यहाँ पर भी एक टेंशन जनरेट हो जाएगी और यहाँ पर भी एक टेंशन जनरेट हो जाएगी। यही बोल रहा है कि अगर एक जर्क दिया जाए किसी भी स्ट्रिंग में, दोनों जगह टेंशन जनरेट हो जाती है और दोनों ही हमारी नॉन इम्पल्सिव होती है। इसके हम दो केसेस बना रहे हैं। केस नंबर 1 क्या है, इम्पल्सिव टेंशन। केस नंबर 1 व्हेन वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, मतलब ये वाला ये एंड फिक्स्ड है आपका, दिस इज योर फिक्स्ड एंड, और ये एंड फिक्स्ड नहीं है ना, वन एंड इज फिक्स्ड ऑफ द स्ट्रिंग एंड अदर एंड, देखो जो एंड फिक्स्ड है, द इम्पल्सिव विच इज एक्ट्स एट द फिक्स्ड एंड ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट चेंज द मोमेंटम ऑफ द फिक्स्ड ऑब्जेक्ट देयर द ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू द फ्री एंड। अब ये देखो फ्री एंड है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है।
अब इस पर टेंशन कैसे लगेगी, ऊपर की ओर, तो ये टेंशन क्या कर देगी, टेंशन चेंज कर देगी मोमेंटम को, विल अंडरगोज द चेंज इन मोमेंटम। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, द मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अब अगर झटका ऐसे आया है, मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ा है, तो अब ये जब पूरा स्ट्रेच हो जाएगा तो उस कंडीशन में टेंशन कैसे लगेगी इस पर, ऊपर की ओर, झटका कैसे लगेगा, ऊपर की ओर। तो किसको चेंज करेगा, केवल इस वेलोसिटी को चेंज करेगा, इस वाली वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। वही लिखा हुआ है। अगर हम बात कर रहे हैं अलोंग दी स्ट्रिंग, टेंशन ही मोमेंटम को चेंज करेगी, ध्यान रहे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल और लेता हूं बच्चों में। मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रिंग है, ठीक है, कुछ इस तरह से एक स्ट्रिंग इस तरह से मान लेते हैं, इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं 4 मीटर है, और लेंथ जो है वो मान लेते हैं 5 मीटर है, 5 मीटर। कितनी है लेंथ, 5 मीटर मान लेते हैं, लेंथ 5 मीटर, और ये आपका M1 है और ये क्या है आपका M2 है। तो जब स्ट्रेच हो जाएगी ये स्ट्रिंग तो ऐसे बन जाएगी 5 मीटर की। तो टेंशन्स कैसे आएंगे, अब ये दोनों फ्री एंड है तो इस पर भी टेंशन से लगेगी, इसकी भी, तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में चेंज होगा केवल, और इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में चेंज होगा। इस डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ये हम बोलने जा रहे हैं, ठीक है। इंपल्सिव टेंशन किसके लिए, व्हेन बोथ द एंड्स, जब दोनों एंड क्या है, व्हेन बोथ द एंड्स स्ट्रिंग आर अटैच्ड टू द मूवेबल ऑब्जेक्ट। ये बताया था मैंने अभी, जैसे कि मान लो ये वाला केस, पीछे वाला केस मूवेबल ऑब्जेक्ट है, तो टेंशन, दोनों के मोमेंटम चेंज होंगे किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ जर्क, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज नहीं होंगे, यही बोल रहा है पूरा लाइन। इन दिस केस इक्वल एंड अपोजिट इंपल्सेस ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चेंजेस इन द मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम देयरफॉर रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है। अगर इस तरह से हमने लिया था और थोड़ी देर बाद क्या बन गया वो ऐसा, तो इस डायरेक्शन के अंदर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, नेट टेंशन नेट 0। तो इस डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर, और इस डायरेक्शन में भी कांस्टेंट रहेगा। वो इसलिए क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई पहले से फोर्स था ही नहीं, वही बोल रहे हैं, अनचेंज्ड, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला अनचेंज्ड रहेगा। अब देखो बच्चों, मान लो एक बॉल यहां से आके टकरा रहा है, एक बॉल यहां से आके टकरा रहा है और एक बॉल यहां से आके टकरा रहा है। तीनों में झटका फील हो रहा है, तीनों में क्या फील हो रहा है, झटका झटका झटका, ठीक है। अब कौन सा झटका इसको इंपल्सिव बनाएगा, देखो अगर बॉल पहले लटकी हुई है ना, टेंशन T है, और T किसके बराबर है, mg के बराबर, तो T बराबर क्या है, mg। ये फर्स्ट केस मान लेता हूं, फर्स्ट केस नंबर 1। तो इसके अंदर T1 mg कैसा है, नॉन इंपल्सिव, तो टेंशन भी कैसी हो जाएगी नॉन इंपल्सिव। अब केस नंबर 2 बनाता हूं मैं इसी के अंदर, केस नंबर 2 यहां ऊपर, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या है, इसमें बॉल कैसे आगे हिट कर रहा है, यहां से ऐसे, अब ऐसे कर रहा है तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगी n, और इस पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी n, ठीक है। और ये क्या है आपका टेंशन। तो क्या अब टेंशन डैश जो होगा सेकंड केस के अंदर वो होगा mg प्लस n का y कंपोनेंट, क्योंकि इस n के 2 कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इससे मैं बोल रहा हूं nx और इसको बोल रहा हूं मैं ny। तो क्या T2 जो होगा वो अब इंपल्सिव हो जाएगा, क्योंकि ये ny क्या है, इंपल्सिव। तो टेंशन यहां क्या बन जाएगी, इंपल्सिव। इस वाले केस के लिए देखो इस वाले केस के लिए कुछ ऐसे आके स्ट्राइक करेगा, कौन है ये, टेंशन, ये कौन है, mg। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी इस पर, ny, या n बोल देता हूं इसको मैं क्या T बराबर अभी भी mg लिखा जाएगा, तो T बराबर अभी भी mg ही लिखा जाएगा। ये कौन सा केस हो गया, मान लो थर्ड केस हो गया या सेकंड केस हो गया ये वाला। तो इसमें टेंशन कैसी, इस वाले केस में टेंशन कैसी है, नॉन इंपल्सिव। तो ये टेंशन क्या होगी, T बराबर mg नॉन इंपल्सिव। एक और केस लेते हैं, नीचे से आके बॉल हिट कर रहा है, क्या यहां पर झटके का फील आ रहा है, हाँ इस पर झटका लग रहा है ऐसे, तो टेंशन कैसी है T, और mg कैसा है नीचे की ओर। अब यहां क्या लिखोगे, T प्लस ny इज इक्वल टू वॉट, mg, लेकिन T बराबर mg माइनस ny। ये देखो सब्ट्रैक्शन केस चल रहा है, यहां पर ny T को, यानी कि T जो है वो ny से नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा, mg से मिलेगा। तो यहां पे भी T क्या है, नॉन इंपल्सिव।
ठीक है बच्चों, तो यहीं तक था हमारा। थैंक यू सो मच।